कंसेप्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डाटाज को हम आपके साथ शेयर कर सकें, जिससे आप अपने इफेक्टिव नोट्स भी बना सकें आने वाले टाइम में जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। ये हमारा टारगेट रहता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस तो कम सॉल्व होते हैं, बट एक क्वेश्चन के साथ में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आपको एक जब भी आप पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको रियलाइज़ होगा कि यस यार ये क्वेश्चन और भी बनता था, सही बात है। तो इसलिए हमारा कोशिश है कि आप उन चीज़ों को, सारे पॉइंटों को अच्छे से देखें। ये स्टूडेंट्स आपको पता ही है, एक मार्क का एक सिविल इंजीनियरिंग चल रहा है हम लोगों का। तो ESE गेट AE जिसको सब कुछ प्रिपरेशन करना है उसके लिए मार्क का एक सिविल इंजीनियरिंग है। इसमें बहुत सारी आप लोगों को छूट दे दी गई है। चलिए, ये जो हमारा मेन है कि स्टेट AE के लिए स्टूडेंट्स, अभी आपको पता RRB JEE SSC JEE, ठीक है ना, और आपका सेक्शन इंजीनियर या स्टेट का, किसी भी स्टेट का, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, हरियाणा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए एकदम बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में प्लान किया गया है कोर्स। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है पढ़ाना, ठीक है। तो अब हम लोग अपना पढ़ते हैं प्रॉपर वे में, एक एक पॉइंट को समझते हुए। तो यहाँ से अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन को, देखिए आंसर देने के लिए तो 1 सेकंड में आंसर हम लोग इसका दे देंगे, परंतु उससे आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। बेनिफिट होगा जब आपको ये सारे एरियाज के बारे में आपको पता चल जाए कि व्हाट इज द सर्कुलेशन एरिया, व्हाट इज द प्लेन्थ एरिया, व्हाट इज द फ्लोर एरिया, व्हाट इज द कारपेट एरिया। जरूरी नहीं है ना कि अगली बार सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हाँ, ये श्योर हो सकता है कि अगली बार आपसे, जैसे इसका आंसर आ रहा है फ्लोर एरिया, ठीक है, फ्लोर एरिया इज द आंसर। अभी हम समझाते कैसे आएगा कि अगली बार आपसे पूछा जा सकता है प्लिंथ एरिया क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सर्कुलेशन एरिया क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कारपेट एरिया क्या होगा। अब जब कारपेट एरिया है तो ऑफिस के लिए कारपेट एरिया का वैल्यू कितना होता है, यही रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए कारपेट एरिया का वैल्यू कितना होता है, कारपेट एरिया में किन किन चीज़ों को कंसीडर करके नहीं चलते हैं। सेम एज वेल है जैसे कि प्लेन्थ एरिया में हम बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करके नहीं चलते हैं। सेटबैक एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हमारे पास क्या बच्चों एरियाज हैं। हम लोग 1 बाय 1 कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट को समझने की, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके साथ में कितने क्वेश्चन है, देखने में 1 सिंगल क्वेश्चन है, बट हाउ मेनी क्वेश्चन, 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चन हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। देखते हैं, चलिए बोलो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, द फ्लोर एरिया, सॉरी द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इन बिटवीन, ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इन बिटवीन वॉल्स एंड कंसिस्ट ऑफ जिसके अंदर है फ्लोर ऑफ ऑल रूम्स, बरांडाज, पासेज, कॉरिडोर, स्टेयरकेस, एंट्रेंस हॉल, किचन, स्टोरेज, बाथ, लैट्रिन्स, etc नॉन। मतलब इसमें क्या नहीं है, इसमें देखिए क्या नहीं है, इसमें जो वॉल्स है, वॉल्स के एरिया को कंसीडर नहीं किया गया। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे पहले। जैसे हमारे पास कोई भी, ये हमारे पास सपोज दिस इज द प्लॉट, आपके पास कोई भी प्लॉट है, ठीक है, दिस इज द प्लॉट एरिया, इस एरिया को हम लोग कहेंगे प्लॉट एरिया। अब आपको पता है कि हम लोग प्लॉट को जनरली, जैसे आपने देखा होगा, देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिल्कुल भी घर बनाते हैं तो आउटर बाउंड्रीज को लेकर के चलते हैं, बिल्कुल आउटर टू आउटर लेकर चलते हैं, बट ऐसे नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एरिया बनाते हैं। जो बिल्टअप एरिया हमारे पास, दिस इज द बिल्टअप एरिया, ये हमारे पास है बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया। और इस बिल्टअप एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्टअप एरिया इज आल्सो नोन एज, पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, एग्जाम में काफी बार ऑप्शन पूछा भी गया है। बिल्टअप एरिया is also known as plinth area। क्या हमारे पास plinth area, जो हमारे पास बिल्टअप एरिया होता है, बिल्टअप एरिया इज आल्सो नोन एज द plinth area। दूसरा, ये जो एरिया है, ये वाला कौन सा एरिया, दिस एरिया इज नोन एज व्हाट, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, दिस एरिया इज नोन एज द सेटबैक एरिया। इसको क्या बोलते हैं, सेटबैक एरिया, SET सेटबैक एरिया हम लोग इसको बोलते हैं, सेटबैक एरिया। एक पॉइंट ध्यान दीजिए, अब जो सेटबैक एरिया कितना परसेंट होता है, ये डिफाइन किया जाता है वहाँ के म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू होता है, और सबका अपना अलग अलग सिस्टम रहता है। तो कभी इस पे इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बना है कि कितना परसेंट होता है। हाँ, ये जरूर पूछा गया है कि सेटबैक एरिया इज व्हाट इज द सेटबैक एरिया। तो आप कह सकते हैं कि प्लॉट एरिया माइनस बिल्टअप एरिया, इट इज इक्वलेंट व्हाट सेटअप एरिया होता है, सेटबैक एरिया होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना होता है, सेटबैक एरिया। Setback area is what? Setback area is the plot area minus plinth area। कौन सा एरिया? plinth area। अगर आप क्या करते हैं, प्लॉट एरिया में से जितना भी हमारे पास, ये टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है हमारे पास प्लॉट एरिया, और ये वाला जो पोर्शन है इसका, जैसे अगर हम लोग कलर चेंज करके देखते हैं स्टूडेंट, कलर चेंज करने से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे हम लोग देखें ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज नोन एज द बिल्टअप एरिया।
तो आप प्लॉट एरिया में से अगर बिल्टअप एरिया को बिल्टअप एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको मिलने वाला जो एरिया है उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, सेट बैक एरिया कहेंगे। तो दो एरियाज आपको क्लियर हो गए। व्हाट इज द प्लॉट एरिया, मतलब होल एरिया जो आपके पास है। जब भी आप कभी किसी भी शहर में, सिटी में, गांव में, जहां पे भी आप कोई भी जगह परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने एक प्लॉट खरीदा है, ठीक है। तो ये टोटल एरिया जो है दिस इज द प्लॉट एरिया। अब जितने में आपने सिर्फ क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, जितने एरिया में आपने कंस्ट्रक्शन किया है दैट एरिया इज नॉन एज द प्लिंथ एरिया हमारे पास होता है, ठीक है। और भी हम लोग आगे की बात करते हैं। अब देखिए प्लिंथ एरिया जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, प्लिंथ एरिया में एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। नसीम यू आर राइट। प्लिंथ एरिया आउट टू आउट, बिल्टअप एरिया कवर्ड एरिया इज द प्लिंथ एरिया, ठीक है। प्लिंथ एरिया बिल्कुल सही है। प्लिंथ एरिया इज मेजर्ड फ्रॉम आउट टू आउट डायमेंशन। आउट टू आउट डायमेंशन थोड़ा ना करेंगे। बिल्टअप एरिया जो हमारे पास वो तो प्लॉट एरिया होगा ना, तो सेटबैक एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, जितने एरिया पे आपने क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्लिंथ एरिया कहेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट जो हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं और वहां से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन सा एरिया हमारे पास आता है। चलिए, तो बिल्टअप एरिया आल्सो नोन एज द प्लिंथ एरिया होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बिल्टअप एरिया के बारे में। जो बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया, ठीक है, बिल्टअप एरिया ऑफ ए बिल्डिंग, ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, ऑफ ए बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो मैं सारा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। फ्लोर लेवल पे इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बाउंड्री एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट्स। तो इसमें हमारे पास होता है एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द बिल्डिंग। ये आपको बताना पड़ेगा नसीम कि एक्सटर्नल, आउटर टू आउटर, प्लॉट का आउट टू आउट या फिर बाउंड्री या बिल्डिंग का आउट टू आउट आपने कंसीडर करना है। इस पॉइंट पर आपने ध्यान देना है। ये आपने ध्यान देना है एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल, एट फ्लोर लेवल, एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट, प्लिंथ ऑफसेट, ठीक है। थोड़ा सा ये थ्योरी रहता है इसलिए इन पॉइंट्स को लिख लिया जाता है कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। और देखिए एग्जाम में काफी बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से एरिया को आप कंसीडर नहीं करके चलते, मतलब कौन कौन सा एरिया है जिसको आप प्लिंथ एरिया में कंसीडर करके नहीं चलते। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सा एरिया है जो एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड एरियाज में फर्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आंगन बोलते हैं। आंगन मतलब आंगन को हम लोग कंसीडर करके नहीं चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास बालकनीज है, सेकंड, बालकनीज। नेक्स्ट जो अगर हम लोग थर्ड देखते हैं, थर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यस बालकनीज। थर्ड हमारे पास हो जाएगा ओपन एरिया स्टूडेंट्स, ओपन एरियाज हो गया हमारे पास, ठीक। और एक होता है हमारे पास कैंटिलीवर पोर्च, मतलब कैंटिलीवर प्रोजेक्शन जो होता है उसको हम लोग कंसीडर करके नहीं चलते हैं। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, मतलब जितना भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का पूरा एरिया आपने क्या करना है, कंसीडर करना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, ये आपको सभी को क्लियर हो गया, आप पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग फ्लोर एरिया। व्हाट इज द फ्लोर एरिया? फ्लोर एरिया इज सिंपल। फ्लोर एरिया में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लोर एरिया इट इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स, मतलब जो जितना भी हमारे पास क्या वॉल्स है उसको हम लोग क्या कर देंगे,
उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सिंपल सा है, इट इज इक्वल टू प्लेन्थ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। जितना भी हमारे पास आ रहा है उसमें से आपने क्या करना है, वॉल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना। यही डेफिनेशन है। यस, द टोटल एरिया फ्लोर इन बिटवीन वॉल्स, मतलब वॉल्स के बिटवीन है। सपोज जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं ये हमारे पास है पूरा बिल्डिंग, दिस इज द सपोज दिस इज द प्लॉट एरिया, और इसमें से हम लोग मान लेते हैं सपोज दिस इज द प्लिंथ एरिया है। अब इस प्लिंथ एरिया में सपोज कर रहे हैं हम लोग, आप ये मत सोचना कि सर ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्शन तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप कैसा कंस्ट्रक्शन चाह रहे हैं। ठीक है, घर में तो जिस भी तरीके का आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। तो देखिए सपोज दीज आर द वॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, वॉल्स हो गए। हम लोग सिर्फ वॉल्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि किधर लेटरिन है, किधर बाथरूम है, जो भी है जहाँ पे भी है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, वॉल्स। तो जितना भी ये वॉल्स है, इस सब वॉल्स के एरिया को हमने क्या कर देना है, प्लिंथ एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आपने ध्यान देना है इसमें क्या क्या कंसीडर किया जा रहा है। इसमें जो कंसीडर किया जा रहा है वो क्या है, बरांडा। बरांडा को कंसीडर कर रहे हैं, पासेज हो गया, कॉरिडोर्स हो गए, स्टेयरकेस हो गए, एंट्रेंस हॉल, किचन, स्टोर, बाथ, लेटरिन, और आज तो सबको क्या किया गया, कंसीडर किया गया है। सिर्फ किसको कंसीडर नहीं किया गया, वॉल्स को कंसीडर नहीं किया गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, फ्लोर एरिया हम लोग बोलते हैं। तो फ्लोर एरिया आपको क्लियर हो गया, प्लिंथ एरिया आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया, अब आप खुद से सोचिए सर्कुलेशन एरिया कौन कौन सा हो सकता है जहां पे हम लोग अपने घर में घूम सकते हैं। वो हमारे पास किस में आता है, सर्कुलेशन एरिया के अंडर में आता है। यस, कोर्टयार्ड हो गया, बिल्डिंग का सर, यस यस बिल्कुल बिल्कुल यू आर राइट। और आप अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, सब में शेयर कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमको भी। ठीक है, तो सर्कुलर एरिया जो होगा हमारे पास, सर्कुलेशन एरिया, अब आप ध्यान दीजिए जहां पे आप घूम सकते हैं, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अपने घर में। कहां कहां पे आप घूम सकते हैं, जैसे कि बरांडा में आप घूम सकते हैं, यस घूम सकते हैं आप, पासेज में घूम सकते हैं, कॉरिडोर में घूम सकते हैं, स्टेयरकेस। अब देखिए जो सर्कुलेशन एरिया है ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया है, और दूसरा आपके पास जो स्टूडेंट्स वो है हमारे पास वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। वर्टिकल सर्कुलेशन, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया दो तरीके का हमारे पास है। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में जनरली किसका एग्जांपल लेंगे, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया मतलब हम लोग एक लेवल से दूसरे लेवल पे, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं, तो किसके थ्रू जा सकते हैं हम लोग, बाय हेल्प ऑफ द लिफ्ट जा सकते हैं हम लोग, बाय हेल्प ऑफ द स्टेयर्स जा सकते हैं। यही दो ऑप्शंस होते हैं। अब हम लोग क्या है, मतलब भूत तो है नहीं कि इस फ्लोर से उस फ्लोर पे छूमंतर होकर पहुंच जाएंगे, तो जैसे भी जाएंगे जो भी वे है उसको हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में। हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया का मतलब हो गया कि एक सिंगल जिस फ्लोर पे आप है उस फ्लोर पे आप कहां कहां पे घूम सकते हैं, तो वो हमारे पास कंसीडर करते हैं। हॉरिजेंटल जो हमारे पास, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा सर, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा माय डियर, वो आपसे पूछा जाएगा कि जो हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया है ये कितना परसेंट होता है प्लेन्थ एरिया का। तो ये एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हॉरिजेंटल, ठीक है ना, हॉरिजेंटल सर्कुलेशन, हॉरिजेंटल सर्कुलेशन area is 10 to 15% of plinth area। तो आपको ये डाटा क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया इज 10 to 15% ऑफ द प्लिंथ एरिया के इक्विवेलेंट हमारे पास होता है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया, वेरी गुड, वाह गजब गजब नसीम, आपका सिलेक्शन होना तय है जिस दिन भी हो। ठीक है, लाइक साफ्ट लिफ्ट, बिल्कुल सही बात है, साफ्ट हो गया, लिफ्ट हो गया, साफ्ट हो गया, लिफ्ट हो गया, या फिर क्या हो गया हमारे पास, स्टेयर्स, स्टेयर्स हो गए। ठीक है ना, स्टेयर्स, ठीक है, ईटीसी, ये हमारे पास हो गए। हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया में क्या ले रहे हैं आप, बरांडा, पासेज, कॉरिडोर, ठीक है, एंट्रेंस हॉल, जहां जहां पे आप घूम सकते हैं उस एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज द एंड लास्ट वन इज द, ये हमारे पास स्टूडेंट्स कारपेट एरिया। ठीक है, सॉरी ये हमारे पास आएगा, एक सेकंड, ये हमको रफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कारपेट एरिया, कारपेट एरिया। तो व्हाट इज द कारपेट एरिया स्टूडेंट्स, कारपेट एरिया का मतलब सिंपल सा ऐसे समझिए, समझने के तौर पे कि जहां पे कारपेट बिछाया जा सके और इजीली हम लोग आराम से रह सकते हैं। तो बोलिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, जो हमारे पास कारपेट एरिया इज द यूजफुल एरिया। ठीक है, इज द यूजफुल एरिया, यूजफुल एरिया कह सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लाइवेबल। ठीक है, लाइवेबल एरिया, लाइवेबल एरिया,
मतलब जहां पे हम लोग रह सकते हैं, वहां उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेट एरिया बोलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल फ्लोर एरिया, इसमें जो कारपेट एरिया हमारे पास, व्हाट इज द कारपेट एरिया, कारपेट एरिया में से हम लोग कहेंगे कारपेट एरिया इक्वल टू व्हाट, टोटल फ्लोर एरिया, ठीक है, टोटल फ्लोर एरिया माइनस, माइनस क्या करना हमने, सर्कुलेशन, जितना भी हमारे पास क्या है, सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेशन, ठीक है ना, सर्कुलेशन एरिया, चाहे हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया चाहे वो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, प्लस, और इसमें हमने क्या क्या प्लस करना है, जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, बरांडा, बरांडा प्लस कॉरिडोर, कॉरिडोर हो गया, प्लस में हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, पासेज हो गया, पासेज हो गया, क्या हो गया, किचन हो गया, किचन हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, एंट्रेंस हॉल हो गया, एंट्रेंस हॉल हो गया, दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया, स्टोर हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, बाथ हो गया, नेक्स्ट क्या है, एंड लैट्रिन हो गया, LATRIN, लैट्रिन, ATC। इन सब एरिया को हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया प्लस सैनिटेशन अकोमोडेशन, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जहां पे हम लोग नहीं रह सकते हैं, हम लोग कहाँ पे नहीं रह सकते, क्या आप बताइए, आप किचन में रह सकते हैं, किचन में सो सकते हैं, नो, क्या आप स्टोर रूम में सो सकते हैं, नो, क्या आप लेटरिन बाथरूम में, नो, एंट्रेंस हॉल, बरांडा, इन सब में हम लोग नहीं रहते हैं। ये सिर्फ क्या है, कोई सर्कुलेशन एरिया के लिए, कोई चाय पानी पीने के लिए, मीटिंग करने के लिए, इन सब का अलग अलग क्या होता है, मोटो होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कारपेट एरिया इक्वल टू हो जाएगा टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया प्लस वाटर सैनिटरी या जितना भी सैनिटरी प्रोसेस में हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कारपेट एरिया ऑफ द फूड बिल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, कारपेट, ठीक है ना, कारपेट एरिया ऑफ बिल्डिंग, कारपेट एरिया ऑफ बिल्डिंग कितना होता है हमारे पास स्टूडेंट, सॉरी कारपेट एरिया ऑफ, पहले हम लोग देखेंगे ऑफिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे ऑफिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑफिस, ऑफिस, तो ये हमारे पास इसका टारगेट कितना होता है, हमारे पास इसका जो टारगेट हम लोग लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है 60 to 75% ऑफ क्या होता है, प्लिंथ एरिया होता है हमारे पास, मतलब प्लिंथ एरिया का कितना कितना एरिया लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, 60 to 75% एरिया हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर कर करते हैं। बट अवर टारगेट, टारगेट क्या होता है हमारे पास, टारगेट कितना है, ये हम लोग 75% एरिया को क्या करें, यूज करें इन द ऑफिस में एज ए कारपेट एरिया। बट इन केस ऑफ द बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो हमारे पास होती है, बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में ये जो एरिया होता है हमारे पास, ये एरिया क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू ऑफिस। तो बिल्डिंग के उसके रेजिडेंशियल बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कितना एरिया लेके चलते हैं हम लोग, ये होता है हमारे पास 50 to 60% होता है, कितना होता है हमारे पास 50 to 60 नहीं होगा, 50 to 65% लेके चलेंगे, 50 to 65% ऑफ द प्लिंथ एरिया, ऑफ द प्लिंथ एरिया, प्लिंथ। तो अब आपको सारा कंसेप्ट क्या हो जाना चाहिए, एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि प्लिंथ एरिया कौन सा हमारे पास विद ए टारगेट ऑफ 65% किसका, बिल्डिंग का, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कितना होता है हमारे पास 50 to 65% होता है। ऑफिस बिल्डिंग का कितना होता है हमारे पास टारगेट, टारगेट तो 75% है। इसलिए आपने देखा होगा छोटे से ऑफिस में बहुत सारा काम कर लिया जाता है, बट वही बड़े बड़े घर में भी हम लोग बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर भी ऐसे लगता है कि घर छोटा है, क्यों, क्योंकि वहां पे कारपेट एरिया कम रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए ये बात है। तो आपको सारे एरियाज यहाँ पे क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए कि हमारे पास प्लिंथ एरिया कौन सा है, फ्लोर एरिया कौन सा है, सर्कुलेशन एरिया कौन सा है, कारपेट एरिया कौन सा है, सेट बैक एरिया कौन सा है, सेट बैक एरिया। यहाँ से जनरली एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है, और जो छठवां है वो हमारे पास हो गया जैसे कि प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया। तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार बनता रहता है, तो आपको सारे कंसेप्ट पता चल जाने चाहिए। एक बार फिर से हम लोग बताते हैं स्टूडेंट्स, फिर से एक डायग्राम बना करके बता देते हैं फाइनली, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास दिस इज द प्लॉट एरिया, ठीक है, इस प्लॉट एरिया में ध्यान देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले एरिया को हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा जगह, प्लिंथ एरिया, ये वाला कौन सा प्लिंथ एरिया। अब इसमें जो हमने क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, जिस भी तरीके का कंस्ट्रक्शन किया है हमारे को, हमने जिस भी तरीके का कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है ना, जो भी हमारे पास क्या है, वॉल्स, दीज आर द वॉल्स। जैसे सपोज इसमें हमने डोर विंडो को शो अप नहीं कर रखा है, तो डोर विंडो सब लगा हुआ है। जो ये प्लिंथ एरिया, इसमें से अगर वॉल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो फ्लोर एरिया मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमारे को।
अब फ्लोर एरिया में हम लोगों को क्या देखना है, सर्कुलेशन एरिया। अब हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, दो तरीके का सर्कुलेशन एरिया है। सर्कुलेशन जो एरिया होता है, हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया इज अप्रोक्सीमेट 10 to 15% ऑफ द प्लिंथ एरिया के रिस्पेक्ट में लेकर चलते हैं। वर्टिकल सर्कुलर एरिया जैसे कि सिर्फ शाफ्ट हो गया, लिफ्ट हो गया, स्टेयर्स हो गए, तो ये सब हमारे पास आते हैं। हॉरिजेंटल में क्या आ रहा है, कॉरिडोर है, बरांडा है, पासेज है, बालकनीज है, ये सब हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया में कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था कारपेट एरिया। कारपेट एरिया में जैसे इसमें सपोज यहाँ पे बाथरूम बना हुआ है तो इसको हटा देंगे, यहाँ पे किचन बना हुआ है इसको हटा देंगे, जो भी बरांडा टाइप में है या ठीक है जहाँ पे हम लोग कारपेट नहीं बिछा सकते हैं या जहाँ पे हम लोग सो नहीं सकते, सिंपल सा आप इस तरह से याद रख सकते हैं। दिस इज द सेटबैक एरिया। बिल्डिंग के चारों तरफ क्या होता है, जो एरिया छोटा रहता है इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटबैक एरिया कहते हैं। अब आई थिंक आपको सारे एरियाज क्या हो चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। सेटबैक एरिया, प्लॉट एरिया, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा विद परसेंटेज, ठीक है ना। अब एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछता है प्लॉट एरिया में किसी को, जैसे ओपन यार्ड हो गया, ठीक है ना, सॉरी ओपन यार्ड नहीं, क्या कहते हैं, कोर्ट यार्ड हो गया, ओपन एरियाज हमारे पास हो गए, ठीक है ना, और जितने बालकनीज है, कैंटिलीवर प्रोजेक्शंस, एटीसी, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आपने इन सबको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन हुआ। देखिए क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया है, बट हमने एक्चुअल में पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है, ठीक है ना। और थ्योरी क्लास भी कराया जाता है, तो थ्योरी क्लास में क्या है, वहां पे सारा थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम में लेकर के पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, ये मैं तीसरी चौथी बार करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन टू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड व्हाट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन। ट्रू डिक्लिनेशन तो कुछ होता ही नहीं है, जो भी होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा। तो आपको ध्यान देना है, ये हमारे पास इस तरीके का, दिस इज द ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज द ट्रू साउथ, ठीक है, दिस इज द ट्रू नॉर्थ, दिस इज द ट्रू साउथ। और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्रू मेरिडियन। ये क्या हमारे पास ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन, ठीक है। और एक हमारे पास जो लाइन है, दूसरा लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके का, दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाला जो एंगल है, दिस इज हॉरिजेंटल एंगल, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल एंगल, दिस इज नोन एज द डिक्लिनेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। डिक्लिनेशन इट इज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है। जब एग्जाम आएगा साथ पास में तब हम आपको फास्ट प्रैक्टिस कराएंगे। अभी है क्या कि डिटेल सोल्यूशन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब एग्जाम आएगा तब फास्ट कराएंगे चीजों को, क्योंकि उस टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है ना। उस टाइम पे एकदम फास्ट कराएंगे, जल्दी जल्दी की टारगेट लेंगे कि 100 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से टारगेट लेकर के चलेंगे, तो डेफिनेटली होगा उस टाइम पे। तो एग्जाम के टाइम पे उस टाइम पे करेंगे हम लोग, अभी नहीं करेंगे ना। तो एक रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, टीवी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट, बताओ, एम बी प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, डिक्लिनेशन होता है। अब आप सभी को पता है प्लस साइन यूज फोर, प्लस साइन यूज फोर किसके लिए होता है हमारे पास, ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए होता है, ईस्ट डिक्लिनेशन के लिए होता है। और जो माइनस साइन है, माइनस साइन यूज फॉर वेस्ट डिक्लिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, वेस्ट डिक्लिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन को यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने ध्यान देना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कितना भी टफेस्ट न्यूमेरिकल क्यों ना हो, कितना भी टफेस्ट न्यूमेरिकल क्यों ना हो, आप 100% इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप ईएससी का क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप स्टेट ए का क्वेश्चन सॉल्व करो, एएन स्टेट ए का सॉल्व करो। आपको मैं एक राम बाण दे रहा हूँ, मतलब इतना जबरदस्त है कि इससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैग्नेटिक बेयरिंग 1 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग 2 प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जैसे कैसे बनेंगे आप सभी को पता है, ट्रू बियरिंग इज ए फिक्स्ड, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, इट इज नॉट वेरी ड्यू टू चेंज ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ टीवी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। और कोई लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान समझने की कोशिश करिए माय डियर, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये दिस इज द टीवी, ये ट्रू नॉर्थ है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रू साउथ है। अगर कोई लाइन हमारे पास, ये कोई लाइन है ओ ए, यहाँ पे कोई भी एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, सपोज थीटा वन इक्वल टू कितना हमारे पास, सपोज 20 डिग्री है। आज भी ये लाइन, मतलब सपोज ये कब रीडिंग लिया गया था, सपोज 199T में लिया गया था, मतलब 1990 1990 में कोई रीडिंग लिया गया था। अगर आज मतलब कितना डेट है आप सबको पता है, 15 क्या है 20 जून है, ठीक है, 15/06, अगर 2022 को भी अगर ये रीडिंग लिया जाएगा तो भी आपको सेम एंगल मिलने वाला है।
बट अगर आप किससे लेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन से लेते तो आपको ये एंगल सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन जो मैग्नेटिक बियरिंग है ये क्या कर रहा है, चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। अगर आप प्लेस चेंज करेंगे तब भी चेंज करेगा, टाइम चेंज होने के साथ भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि टीवी क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है, MV1 प्लस माइनस डिक्लिनेशन। फॉर एग्जांपल कि ये लाइन है और इस लाइन का सपोज हमारे पास दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ। एक बार ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, और कोई लाइन है हमारे पास OA लाइन है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, सपोज ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री है, और ये कब बन रहा था, ये बन रहा था 1990 में। सपोज 1990 में कोई लाइन OA मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में 40 डिग्री का एंगल बनाती है, और दैट टाइम 1990 में जो मान लेते हैं सपोज उस टाइम पे ईस्ट डिक्लिनेशन था। क्या था, डिक्लिनेशन ईस्ट था, और मान लेते कितने का था, 2 डिग्री का था। अब हम लोग बोल रहे हैं 2022 में ये जो मतलब क्या एंगल होगा इफ डिक्लिनेशन, अगर हमारे पास ईस्ट कितना आ जाए, 4 डिग्री हो जाए, तो बताइए क्या हमारे पास मैग्नेटिक बियरिंग होगा। इस तरीके का अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा विद इन सेकंड में हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए टीवी जो इस लाइन का है 1990 में और 2022 में टीवी का वैल्यू सेम रहेगा, ये चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम चेंज होने से टीवी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, चेंज जो हो रहा है वो मैग्नेटिक बियरिंग चेंज हो रहा है। तो ध्यान देखिए, टीवी अब मेरे को टीवी की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बाय हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट कोई भी न्यूमेरिकल उठाइए, किसी भी बुक का उठाइए, आज तक जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। एमबी कितना वैल्यू है, बोलिए 1990 में एमबी का कैलकुलम वैल्यू था आपके पास 40 डिग्री। अच्छा, प्लस माइनस कौन सा साइन हमने कंसीडर करना है, इट इज डिपेंड ऑन द डिक्लिनेशन, कि ईस्ट डिक्लिनेशन है या वेस्ट डिक्लिनेशन है। हमारे पास डिक्लिनेशन था ईस्ट, तो हमने लिया ईस्ट डिक्लिनेशन, इक्वल टू MB2, मतलब आज का हमको क्या पता करना है, MB पता करना उस लाइन का, कि आज 2022 में आज के दिन उस लाइन का MB क्या है, प्लस या माइनस। तो आज हमने देखा कि डिक्लिनेशन कितना देखा, 4 डिग्री का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 4 डिग्री। तो व्हाट इज द MB इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलो 42 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा, 4 डिग्री, मीन्स आज उसका आंसर आएगा 38 डिग्री। अगर आप बाय हेल्प ऑफ द डायग्रामेटिक भी करेंगे तो भी हमारे पास यही आंसर आने वाला है, अगर आप डायरेक्ट भी करते हैं तो भी आपका यही आंसर आता है। एग्जाम में टाइम सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसके पास टाइम है उसके पास रिजल्ट है, क्योंकि थोड़ा बहुत रिवीजन भी देख सकता है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको भी कर सकता है। स्पीड को हमने क्या करना होता है बच्चों, मेंटेन करना होता है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो, बस एक बार हाँ या ना बोल दीजिए स्टूडेंट्स, फास्ट। स्टूडेंट्स, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट है, अकाउंट है, आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमारे को इस टॉपिक के क्वेश्चन करा दीजिए, स्पेशली फॉर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और इसमें हम लोग आपको बता देते हैं जैसे कि टेंडर हो गया, ठीक है ना, टेंडर हो गया, नोटिस हो गया, ठीक है ना, टेंडर, नोटिस। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, मेजरमेंट बुक, कैश बुक, ठीक है ना, कैश बुक। उसके बाद होता है हमारे पास NMR, मतलब जो नॉर्मल मेजरमेंट, मतलब जिसमें हम लोग अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट कैसे इशू होता है, पेमेंट हो गया, ठीक है ना, पेमेंट। और उसके बाद है आपका जैसे वैल्यूएशन, कि सर हमारे को इस पर्टिकुलर टॉपिक में है सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल मेथड, किसी भी चैप्टर में आपको डाउट हो आप प्लीज शेयर विद अस कि सर हमारे को इस चैप्टर के क्वेश्चंस करा दीजिए। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा, कुछ उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, जिससे आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्टअप हो पाए और एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम में क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करना है, बस आंखों से ही देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये नहीं कि वहां पे कैलकुलेशन करने लगे हुए फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इतना मान लीजिए, देख करके क्वेश्चन को क्या कर देना है, टिक करना है, तब मान लेना कि आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। ठीक है, कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो
आप आराम से बोलिए कि सर हमारे को ये वाला टॉपिक लेकर के आइए, जो जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और जो बाकी है बाकी अपना सर करा देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको आराम से बताना है। तो देखिए ये आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एगोनिक लाइन। अब आप सभी को पता है एगोनिक लाइंस आर दोज स्पेशल ऑफ आइसोगोनिक लाइन, मतलब आइसोगोनिक लाइन का वो स्पेशल लाइन होता है जिनका क्या होता है, जो जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिलाई जाती है। जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइंस क्या होती है, बनती हैं, दैट लाइंस आर नोन एज द एगोनिक लाइंस। इसमें हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसाइड विद द ट्रू मेरिडियन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंगल जीरो कब हो सकता है बताइए, हॉरिजॉन्टल एंगल तभी जीरो हो सकता है बच्चों जब मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसाइड करे किसके ऊपर, ट्रू मेरिडियन के ऊपर, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है आइसोगोनिक। आइसोगोनिक लाइन कौन सा होता है, आइसोगोनिक लाइंस आर दोज लाइंस विच जॉइन सेम डिक्लिनेशन पॉइंट्स, जो सेम डिक्लिनेशन पॉइंट को ज्वाइन करती है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम लोग आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक लाइन बोलते हैं। तो यहां तक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, वन बाय वन ऑल पॉइंट्स। चलिए, द शार्पनेस ऑफ द कर्व इज डिजाइनेटेड बाय इट्स नॉर्मल कॉर्ड, इंटरसेक्शन एंगल, टेंजेंट। तो वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, डिग्री ऑफ द कर्वेचर होता है। बाय हेल्प ऑफ द डिग्री ऑफ कर्वेचर वी डिजाइन द शार्पनेस ऑफ द क्या होता है, कर्व। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आया है। चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे आपको इफेक्टिव विड्थ पूछा गया है आइसोलेटेड टी बीम का, तो आप आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा रहता है, एल नॉट अपॉन एल बाई बी प्लस 4 प्लस में हमारे पास क्या होता है स्ट्रेस बी डब्ल्यू होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, हम लोग लिखने थे यहाँ पे, क्वेश्चन इज व्हाट, इफेक्टिव विड्थ ऑफ आइसोलेटेड टी बीम। इस तरीके से, जैसे डी ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हम लोग इसमें नॉन ऑफ दीज ले लेते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एल नॉट अपॉन एल बाय बी प्लस 4 प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास बी डब्ल्यू के इक्वलेंट 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ turn surface with a plane passing through the center of the earth will form a line continuously around the earth. That portion of line is called as the, उसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, लेवल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग उसको, लेवल लाइन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है द स्काई लाइट्स। फिर से आपको ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, द स्काई लाइट्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड फॉर, जो स्काई लाइट्स आपको प्रोवाइड कर रखा है वो हमारे पास किसके लिए, इनर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, all of the above, oiler portion of the building, sloping surface of the pitched roof के लिए हम लोग क्या करते हैं, sky lights are usually provided for sloping surface of the pitched roof के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए, the actual amount incurred by producing a commodity which has same value या which has some value is called as supplementary cost, price, prime cost, cost। तो आंसर आएगा इसका cost। The actual amount incurred in a producing a commodity which has some value is called, हमारे पास क्या है, उसको हम लोग cost कहेंगे। What is this? This is the cost। Next है same question है, the lateral deflection in a frame is called, जो lateral deflection होगा that is known as the sway। क्या होगा हमारे पास, sway हमारे पास क्या कहलाता है, lateral deflection of a frame होता है, ठीक है। चलिए, द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन शुड बी 1 और हाफ टाइम्स द ओवरटेकिंग डिस्टेंस, 3 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास है ट्वाइस द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इसका क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन शुड बी
तो मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन हो जाता है वो 3 टाइम्स ऑफ द SSD होगा। जो मिनिमम लेंथ होता है वो हमारे पास कितना होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ द OSD होगी। तो इसका बी आंसर आएगा स्टूडेंट्स। द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन शुड बी 3 टाइम्स द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस इक्वल। यस। और जो हमारे पास डिजायरेबल लेंथ होता है वो कितना होता है, 5 टाइम्स के इक्वलेंट होता है। किसके इक्वलेंट होता है स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स के इक्वलेंट होता है। जो हमारे पास क्या होता है, डिजायरेबल लेंथ होता है। तो डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना होता है, 5 टाइम्स के इक्वलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एस्टिमेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। व्हाइल सबमिटिंग ए टेंडर, जब आप कोई भी टेंडर को सबमिट कर रहे होते हैं, द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम अमाउंट with the department as a guarantee of the tender known as the earnest money deposit होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, while submitting a tender the contractor is required to deposit some amount। ध्यान से देखिए, जब भी टेंडर क्या होता है मार्केट में, जब भी क्या होता है टेंडर को फ्लोट किया जाता है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो टेंडर को क्या करते हैं, फिल करते हैं। जो फॉर्म होता है उसको फिल करते हैं। फिल करते टाइम आपको क्या करना पड़ता है, एक मनी सबमिट करना पड़ता है। और वो हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 to 2% होता है। 1 to 2% ऑफ एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। जो भी हमारे पास है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। ध्यान से देखिए। अच्छा, ये हमारे पास रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल बोथ होता है। कैसा, रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल बोथ होता है। ध्यान से देखिए, जैसे टेंडर है तो वो तो किसी एक के नाम पे निकलेगा। और जैसे सपोज 10 कॉन्ट्रैक्टर्स है, 10 कॉन्ट्रैक्टर्स है जिन्होंने टेंडर को फिल किया, अब किसी एक के नाम पे ओपन होगा, तो जो बाकी 9 है उनको क्या कर दिया जाएगा, इस फी को जो टेंडर को फिल करते टाइम दिया गया था, अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी जो होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है, उसको वापस कर दिया जाता है। बट वापस कब नहीं किया जा सकता अर्नेस्ट मनी को, जैसे आपके नाम पे अगर टेंडर ओपन होता है और आप उस वर्क को करने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो जो आपने पैसा जमा किया है उस पैसे को क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। वो पैसा आपका रिटर्न नहीं होगा। दूसरा एक होता है हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट कब करते हैं बच्चों, सिक्योरिटी डिपॉजिट तब करते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपके नाम पे टेंडर निकल गया, अब आपका क्या होगा, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते टाइम जो मनी आप सबमिट कर रहे हैं, दैट मनी इज नोन एज द सिक्योरिटी मनी। और ये जनरली हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास जनरली हम लोग 10% कंसीडर करके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं, 10% लेकर के चलते हैं। अगर सेम जिस कॉन्ट्रैक्ट ने पहले से 1 से 2% क्या कर रखा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में जमा कर रखा है, तो वो उसको कितना करना पड़ेगा, 8% जमा करना पड़ेगा। जैसा नो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से इतना मनी पहले से सबमिट कर चुका है, तो उसको 8% जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या रखना, याद रखना है। या फिर क्या किया जाएगा, उसको वो वापस करके दोबारा से 10% उसको जमा करना पड़ेगा ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो कितना होता है, जनरली 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट है जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसका हमारे पास होता है। अब ये किसके लिए रखा जाता है, जो सिक्योरिटी मनी है, इसलिए रखा जाता है कि जिससे जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फुलफिल कराने के लिए, मतलब जैसे टाइम डिले ना हो, क्वालिटी के साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो, मतलब पुअर क्वालिटी वर्क ना हो, उन सब के लिए क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर से एक सिक्योरिटी मनी जमा कराई जाती है। और वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है, वो 8 to 10%, कहीं पे 5 to 10% होता है, बट जनरली कितना होता है, 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सबमिट कराते हैं। तो आपको दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। टेंडर फिल करते टाइम जो मनी सबमिट की जा रही है, दैट मनी इज नोन एज द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम कि अब आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, अब आपने उसमें क्या करना, वर्क करना, उस टाइम पे जो मनी सबमिट की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मनी कहते हैं। सिक्योरिटी मनी कितना होता है, 8 to 10% होता है। अर्नेस्ट मनी 1 से 2% होता है। अर्नेस्ट मनी रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल होता है। रिफंडेबल तभी हो सकता है जब आपके नाम पे टेंडर नहीं निकला है,
और नॉन रिफंडेबल तब होगा जब आपके नाम पे क्या निकलता है, टेंडर निकलता है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर आप उस पर वर्क नहीं करते हैं, तो आपके अगेंस्ट मनी डिपॉजिट को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजिंग नो डिडक्शन इज मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर ओनली, एंड्स ऑफ द बीम्स ओनली और एंड्स ऑफ द राफ्टर्स। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स डी ऑप्शन आता है। तो इसमें कुछ डिडक्शन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें ये जो है ना एरिया, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल विद 1 सेंटीमीटर मोटार ज्वाइंट विद हाफ ब्रिक। हाफ ब्रिक अगर आप इस तरीके से जोड़ रहे हैं तो ध्यान देखिए, तो उसका थिकनेस कितना होगा हमारे पास, कुछ इस तरीके का, ध्यान देखिए। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके का जो ब्रिक वर्क है तो वो कौन सा होता है हमारे पास, हाफ ब्रिक वर्क होता है। ठीक है, इस तरीके का जो हमारे पास आपने देखा है, दिस इज द पार्टीशियन वॉल। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशियन वॉल के लिए इस वॉल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने क्या भर रखा है, इसमें जो भी हमने क्या कर रखा है, मोटार को फिल कर रखा है। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है, मोटार को हमने क्या कर रखा है, फिल कर रखा है। और यहाँ पे क्या होता है, मोटार होता है इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया मोटार। ठीक है, तो इसका हमारे से क्या पूछा है, एक्चुअल थिकनेस। थिकनेस तो ये वाला आएगा ना, तो ये थिकनेस कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, 9 सेंटीमीटर। यस और नो? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मतलब 3 हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। अगर 1 ब्रिक होता, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 ब्रिक वर्क होता। ठीक है, तो जनरली 1 ब्रिक तो नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें कितना होता है, 19 सेंटीमीटर होता। अगर हमारे पास 1.5 ब्रिक वर्क होता, कितना होता है, 1.5 ब्रिक वर्क होता है स्टूडेंट्स, तो उसके केस में हमारे पास कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। तो हाफ ब्रिक, 1 ब्रिक, 1 ब्रिक के रिस्पेक्ट में कितना आएगा हमारे पास, 20। ठीक है, कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। जनरली कितना होगा, विद 1 सेंटीमीटर है तो उस केस में हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। बट यहाँ पे जैसे 9 देखा तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। दिस इज द थिकनेस। थिकनेस ये वाला ना, क्योंकि इसमें थोड़ा ना हमने कोई भी कॉन्क्रीट का वो करना, मोटार का यूज करना। ठीक है, तो थिकनेस तो यही रहेगा ना, ब्रिक का यही रहेगा। तो इसलिए इसका हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा। चलिए, बाकी सब में 20 और हमारे पास कितना आता है, 30 आता है। 9, 20, 30 इस तरीके से हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। कोई डाउट स्टूडेंट्स? अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन विद रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ द 100 kmph। तो वेरी सिंपल है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, E + F = क्या होता है, v²/127 r रूलिंग आ जाएगा। ठीक है, और जो v है ये कौन सा आ जाएगा, रूलिंग डिजाइन स्पीड है हमारे पास, रूलिंग डिजाइन स्पीड। क्योंकि हमने डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करना है। E का वैल्यू कितना है, E मैक्स प्लेन के रिस्पेक्ट में, प्लेन टेरेन है ना, तो इसमें कितना होता है, 0.07 है। F मैक्स का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, 0.15 होता है। तो आपको R रूलिंग का वैल्यू फाइंड करना है ना, R रूलिंग रेडियस का वैल्यू फाइंड करना है। जो जाएगा v²/127 इन ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 0.07 + 0.15। तो सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है हमारे पास, 100 का होल स्क्वायर डिवाइड में 127 मल्टीप्लाई में 0.2। तो सॉल्व करके देख लीजिए स्टूडेंट क्या वैल्यू आता है हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है। एक सेकंड, कैलकुलेटर का हमको यूज करना पड़ेगा, जस्ट ए वेट। इसका आप आंसर देखिए, इसका आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा होगा, चेक करिए। 400 मीटर के अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंक्रीट। तो उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसका ये रिजल्ट जो है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको याद करना पड़ता है। देखिए, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए कुछ डाटा को आपको याद रखना पड़ता है। बट ये अगर आप गेट दे रहे हैं, ईएससी देते हैं, ईएससी में बहुत सारे डाटा को आपको याद रखना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसको क्या याद करना है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 840 को कितना जाएगा, 1170 जूल पर केजी हमारे पास क्या होगा, हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज एडेड फॉर कंटीजेंसीज टू अलाउ फॉर
कंटीजेंट चार्जेस इन डिजाइन एंड चेंजेस इन द रेट। तो हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट 3 to 5% हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं, व्हाट इज द कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज का सिंपल सा मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कि आप साइट पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और साइट पे वर्क करते टाइम जो आपको सडनली या एक्सीडेंटली कुछ चीजों की हमको क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, या खर्चे आ गए एक्सीडेंटली जो आपने पहले से अज्यूम नहीं कर रखे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपने वर्क किया, वर्क करने के बाद में पता चलता है यार इसके लिए तो हमको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो ये पहले से हम डिसाइड नहीं किए थे, तो उसी टाइम पे एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है, उसको पेमेंट किया जा रहा है। या फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन था, वो आपने गलत कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसको ब्रेक करके फिर से किया जाता है, इसमें भी आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब ऐसे खर्चे जिन्हें आप पहले से क्या नहीं करके चल रहे थे, अज्यूम करके नहीं चल रहे थे, एक्सीडेंटली एक्सपेंसेस हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। मतलब अचानक या आश्चर्यजनक, मतलब क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग कितना परसेंटेज ऐड करके चलते हैं, तो 3 to 5% कंसीडर करके चलते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने ध्यान देना है, इसमें हमारे पास कुछ और भी डाटाज हैं जो आपको याद रखने। जैसे कंटीजेंसीज में कितना चार्जेस होता है हमारे पास, कंटीजेंसीज आप समझ गए, इसमें हमारे पास होता है 3 to 5% होता है। तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3% to 5%, 3%, 5%, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 5%, मिनिमम कितना लेके चलते हैं हम लोग 3% लेके चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड हमारे पास होता है स्टूडेंट्स वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट होता है हमारे पास। क्या होता है, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/2 कितना होता है हमारे पास 2% हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। इसमें वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में किसको कंसीडर किया जाता है, इसमें जैसे चौकीदार हो गया, या फिर जो मतलब गार्ड हो गया, या स्वीपर्स हो गया, या फिर आपके लिफ्ट है, या वहां पे केयरिंग के लिए, मतलब जितने भी लोगों को रखा गया है उन सबको क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। तो वो हमारे पास आता है वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में। थर्ड हमारे पास होता है स्टूडेंट्स टूल एंड प्लांट्स। क्या है हमारे पास, टूल एंड प्लांट्स। तो टूल एंड प्लांट्स में हम लोग कितना लेके चलते हैं स्टूडेंट्स 1 to 1.5% हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, टूल एंड प्लांट्स के लिए। फोर्थ हमारे पास होता है डिपार्टमेंटल। ओके, डिपार्टमेंटल चार्जेस जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम लोग कितना लेके चलते हैं, जैसे 10 to कितना होता है 15% होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सपोज एक हमारे क्या करना है, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोला गया है कि आपको एक हॉस्पिटल तैयार करना है, तो हॉस्पिटल तैयार करने के लिए उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, सारा रिपोर्ट करेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे, सारा कुछ आपको देंगे, तो उसके लिए वो चार्ज लेंगे, कितना होता है 10 to 15% होता है। ये होता है डिपार्टमेंटल चार्ज होता है। नेक्स्ट होता है वाटर सैनिटरी या सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई, तो ये ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रहना चाहिए स्टूडेंट। इसमें हम लोग कितना यूज करते हैं, 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। कितना होता है हमारे पास, एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है स्टूडेंट, एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आप कितना यूज करते हैं, सेम 8%। और क्या होता है हमारे पास, एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। तो क्या है हमारे पास, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फेन, ठीक है। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फेन ETC, इसके लिए हम लोग कितना लिख सकते हैं 4% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो इन्हीं में से ही कोई ना कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि हमारे पास बताइए कि जैसे हमारे पास क्या है, कंटीजेंसीज के लिए कितना चार्ज लेके चलते हैं, 3 to 5% लेके चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना होता है 1.5 to 2% होता है। कितना होता है हमारे पास 1.5 to 2% होता है। टूल एंड प्लांट्स के लिए कितना होता है स्टूडेंट्स 1 to 1.5% होता है। डिपार्टमेंटल चार्ज के लिए कितना होता है 10 to 15% होता है। सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई के लिए कितना होता है 8% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन का जितना भी वर्क होता है उसके लिए कितना होता है 8% ऑफ द एस्टिमेटेड। ये टोटल आकर के 20% होता है हमारे पास 8 + 8 + 4, जिसमें इलेक्ट्रिक फेम, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वाटर एंड जब भी आपने क्या करना है एक एस्टिमेटेड कॉस्ट पता करना होता है, ठीक है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जब आप कोई भी एस्टिमेटेड कॉस्ट या ये पता करते हैं तो वहाँ पे जैसे आप जब भी कोई घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो याद रखिएगा कि वहाँ पे एक सर्कल रेट चलता है कि 1200 स्क्वायर फीट, ठीक है, कि हम लोग एक स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन आपको 1200 रुपये में करेंगे, जिसमें मटेरियल लेबर सभी का चार्ज है। अब बट वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस
कि उसमें किस चीज को कंसीडर नहीं किया गया, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हो गया, सैनिटरी वाटर सप्लाई वाला वर्क हो गया, इन सबको कंसीडर करके नहीं चलता है। इसलिए जब भी एस्टिमेटेड कॉस्ट या प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जब भी किया जाता है तो वहां पे सैनिटरी, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सबको अलग से कंसीडर किया जाता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपने क्या रखने स्टूडेंट्स, याद रखने हैं। चलिए, What is the final setting time of the rapid hardy cement? तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होता है 600 मिनट्स कह सकते हैं, या हमारे पास कितना हो गया 10 आवर। ये मैक्स है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 600 मिनट होगा, इतना ही हमारे पास होता है। और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है स्टूडेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम IN, इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, सेम 30 मिनट ही होता है। तो अब आपको जितने भी टाइप के सीमेंट हैं, जैसे OPC हो गया, ठीक है ना, नेक्स्ट हो गया क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हार्डनिंग सीमेंट, इन सभी का आपको इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम पता होना, ठीक है। अब फाइनल सेटिंग टाइम कैसे, एपिटेस कैसे फाइंड करते हैं, तो बिकट एपिटेस कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया आपको। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है 3, मतलब 3/12 आवर होता है, और फाइनल जो होता है वो कितना होता है हमारे पास 5 आवर होता है, ठीक है। जैसे क्विक सेटिंग सीमेंट है, इसका कितना होता है 5 मिनट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम और 30 मिनट इज द फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। ये हमारे पास है OPC, इसका कितना होता है 30 मिनट होता है, ओके 30 मिनट, एंड कितना होता है 600 मिनट होता है। तो ये तो सेम अभी इसी जैसा ये भी हमारे पास कितना है 30 मिनट एंड कितना होता है 600। अच्छा ध्यान दीजिए, किसी बुक में कहीं पे क्या दे दिया है 5 मिनट और 30 मिनट दे दिया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, नहीं गलत है, आपने ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, तो आपने ध्यान देना है 30 मिनट और 600 मिनट ही होता है। 30 मिनट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम, 600 इज द फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। HAC हाई एल्यूमिना कंक्रीट का कितना होता है, इसमें 3.5, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो बहुत लेट होता है, बट फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है फास्ट होता है, मतलब जल्दी होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द वेट ऑफ कैरिजवे टू बी अडॉप्टेड 2 लेन रोड, ठीक है, 2 लेन रोड विद रेज्ड कर्व, 2 लेन रोड विद रेज्ड कर्व। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे डाटा है, इसका आंसर क्या होगा 2 लेन रोड विद रेज्ड कर्व 7.5 मीटर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 7.5 मीटर। अगर यही हमारे पास होता 2 लेन रोड विदाउट रेज्ड कर्व, विदाउट रेज्ड कर्व में क्या होता है, ये होता है विदाउट रेज्ड कर्व, विदाउट रेज्ड कर्व, ओके, विदाउट रेज्ड कर्व में ये किसके लिए होता है, इंटरमीडिएट लेन के लिए होता है, इंटरमीडिएट लेन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। 8.04 तो किसके लिए, ये हमारे पास हो गया 2 लेन रोड, 2 लेन रोड विद रेज्ड कर्व, विद रेज्ड कर्व, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या रखना याद रखना। तो इसमें जितना भी पॉइंट है, और जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा सिंगल लेन, ठीक है, 3.75 मीटर, 4 किसके लिए हमारे पास सिंगल लेन के लिए, सिंगल लेन, ठीक है। और यही एक और ध्यान देना 3.5 मीटर फॉर मल्टीपल लेन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, 3.5 मीटर फॉर द मल्टीपल लेन, 3.75 फॉर द सिंगल लेन, और इंटरमीडिएट लेन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस 5.5 इंटरमीडिएट लेन के रिस्पेक्ट में, 7 किसमें होता है विदाउट रेज्ड कर्व में होता है, 7.5 क्या होता है 2 लेन रोड विद रेज्ड कर्व के रिस्पेक्ट में होता है। दीज आर द डिफरेंट डाटास जो आपको क्या रखने हैं, याद रखना है सारे पॉइंट्स को 1 by 1 कर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द मेथड यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द अर्थवर्क इन रोड एस्टिमेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कौन से तीनों मेथड्स होते हैं, मिड सेक्शन एरिया मेथड, प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला मेथड और मीन सेक्शनल एरिया मेथड। ये तीनों मेथड्स को हम लोग क्या करते हैं अर्थवर्क के कैलकुलेशन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, तो सस्पेंडेड पार्टिकल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट में कितना होता है स्टूडेंट्स 2000 ppm होता है। चलिए इन दो क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे, आपको सारा पढ़ाएंगे कि मिड सेक्शन एरिया मेथड कौन सा होता है, प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला कौन सा होता है, मीन सेक्शन मेथड कौन सा होता है, सारा पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये आपको पता है स्टूडेंट्स, आप इंजॉय करिए और स्टेट एजे के साथ जुड़िए। ये दीज आर द वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप इजीली हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।